जय हिंद। नमस्कार साथियों। कलाम एकेडमी ने मेजर टेस्ट 2 का आयोजन है वो 5 जनवरी को करवाया था। उसके जो शुरुआत के जो 80 क्वेश्चन है वो हमने इससे पीछे वाले वीडियो में कर लिए थे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वो 80 क्वेश्चन है वो जो आपने पीछे वाला जो वीडियो डाला है उसमें आप देख सकते हो। 80 के बाद वाले इसमें क्वेश्चन हम करेंगे। इसमें हम गणित के प्रश्नों का सभी का विस्तार पूर्वक है वो हल देखेंगे। कोई भी प्रश्न है वो छुटाया नहीं जाएगा या सीधा उत्तर है वो नहीं बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज से पहले जितने भी पेपर लगे वो सभी पेपर पहले से अपने चैनल पर है तो वो भी आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। तो देखो हम शुरू करते हैं 81 नंबर प्रश्न से। आप देख लेना, 1 नंबर प्रश्न आपको यही मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं 81 नंबर प्रश्न से। देखो 81 नंबर क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं हम। लिखा है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, मिलान करना है। हमें एक तरफ दे रखा है उच्च वेग तरंग दैर्ध्य दाब और शक्ति। तो इसको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है कि किस प्रकार से होगा। तो देखो उच्च वेग किससे प्रदर्शित करेंगे, मेक तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल और शक्ति वाट। मात्रक दे रखे हैं इसमें। तो देखो शक्ति का मात्रक वोट होता है, दाब का मात्रक पास्कल, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रम और उच्च वेग मेक संख्या से। तो इस प्रकार से हमें क्या करना था, मिलान करना था। तो ये पहले से ही क्या दे रखे हैं, एक दूसरे के मिले हुए दे रखे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें 82 नंबर क्वेश्चन की कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी। जब भी एक मकान से की छत से भूमि की तरफ एक पत्थर गिराया जाता है तो उसकी पूछा कि गतिज ऊर्जा किस टाइम पर सबसे ज्यादा होगी, वो हमसे पूछा। तो कब ज्यादा होगी, भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले है वो उस पत्थर की जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा बन जाएगी। उसके बाद में देखो कथन दे रखा है हमें और कारण दे रखे हैं। दो कथन दे रखे हैं, ठीक है। तो देख दे रखा है हमें कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया जाए, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। देखो हो सकता है क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं 2 बार है वो क्वेश्चन बोल देता हूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखो एक तांबे का एक टुकड़ा है और कांच का एक टुकड़ा है, ठीक है। उसको एक ही तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, स्पर्श करने पर जो तांबे का जो टुकड़ा होता है वो कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। एक तो कथन ये हो गया। दूसरा है कि तांबे का घनत्व है वो कांच के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ये हमें 2 कथन हमें दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है या कारण है या नहीं। तो हमें यह देन बताना है 83 नंबर में। तो क्या हो जाएगा इसमें कि जो दोनों ही जो बातें हैं वो सही दे रखी है कि तांबे का घनत्व है वो कांच के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। और जब तांबे और कांच को एक ही साथ गर्म करोगे और उसके बाद में उनको छू के देखोगे तो तांबा है वो अधिक गर्म लगता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों सही है और इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 83 में। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि शिकार जो परवक्षियों का बाधाओं का पता लगाने हेतु चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो जो भी देखो शिकारी जो पक्षी होते हैं, जैसे आप बता दूं मैं, जो चमगादड़ होते हैं डॉल्फिन होते हैं, वो जब भी अपना शिकार करते हैं मतलब किसी भी कीट है वो उनको खाते हैं या कभी भी वो उड़ान भरते हैं तो वो किस प्रकार से है वो पता लगाते हैं कि हम जिस तरफ उड़ान भर रहे हैं तो उस तरफ आगे वाली दिशा में कुछ है या नहीं। तो उस चीज़ का पता है वो किस परिघटना के माध्यम से है वो पता लगाते हैं, ये हमसे पूछा। तो किस प्रकार से, प्रतिध्वनि के द्वारा है वो पता लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करें 85 नंबर क्वेश्चन की। हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कथन क्रांतिक कोण के लिए सही है। तो क्रांतिक कोण के लिए कौन सा कथन सही है वो हमसे पूछा गया 85 नंबर में। तो देखो अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है। जो क्रांतिक कोण के लिए कथन बिल्कुल सही होता है कि अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और दूसरी बात, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये भी बिल्कुल सही है कि प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और 2 नंबर दे रखा है कि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है 85 नंबर में। तो ये 2 नंबर वाली बात इसमें गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 नंबर सही। उसके बाद में देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं। बिल्कुल सही है कि कोई भी जो चुंबक होती है उसमें क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी होता है और एक क्या होता है, दक्षिणी होता है। और दूसरा कथन दे रखा है कि चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जब चुंबक को आप कोई भी चोट पहुंचाओगे या गर्म करोगे या ऊंचाई से गिरा दोगे तो उसके चुंबकत्व के जो गुण होते हैं वो नष्ट होने की संभावना होती है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है, ये भी बिल्कुल सही है कि जब भी आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे चुंबक को तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या हो जाएगी, वो ठहर जाएगी। और कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। कृत्रिम जो चुंबक है वो क्या बनाए जाते हैं, एक ही आकार के बनाए जाते हैं, ये भी हमसे पूछा है। तो बताओ बनाया जाता है क्या, बिल्कुल नहीं बनाए जाते। कृत्रिम जो चुंबक होता है वो एक प्रकार के नहीं बनाए जाते। तो इसमें 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 3 नंबर सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। तो जी का मान जो है वो गुरुत्वीय नियतांक कितना होता है वो हमसे पूछा गया है 87 में। तो कितना होता है, 6.67 गुना 10 की घात -11, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें
आगे वाले क्वेश्चन की। तो देखो हो सकता है थोड़ा स्पष्ट दिखाई ना दे कि ध्वनि की जो श्रव्यता के परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार की। ध्वनि की जो श्रव्यता परिसर होती है उसके बारे में कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्राश्रव्य ध्वनियों को सुन सकते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं, प्राश्रव्य जो ध्वनियाँ होती है उनको सुन सकते हैं, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल सही है, जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के वो सुन सकते हैं। और उसके बाद देखा है वेल तथा हाथी अब अवश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो बड़े जो जानवर होते हैं वो अवश्रव्य जो ध्वनि है वो उत्पन्न है कर सकते हैं। वेल मछली हो गई, हाथी होगी, दोनों, ये भी सही है। और सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की जो श्रव्यता परास जो लगभग होती है वो 20 हर्ट्ज से कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। उसके बाद में देखो हम बात करें 89 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। कौन सी परिघटनाएं हैं जो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होती है, वो हमसे पूछा गया है। 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा है। देखो हम बात करें, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बिल्कुल सही है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या देता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। और दूसरी बात है इसमें कि तारों का टिमटिमाना और सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय जो सूर्य लाल दिखाई देता है वो किस कारण से देता है, प्रकाश के परिकर्णन के कारण है वो दिखाई देता है। तो इसमें 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और 4 नंबर सही है। तो ये इसमें 3 सही है। तारों का टिमटिमाना है वो प्रकाश के परिकर्णन के कारण नहीं होता है। उसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखा इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमें कथन दे रखे हैं 4 और उनमें से पूछा है जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके बारे में कौन से कथन है वो सत्य नहीं है, वो हमसे पूछा है। तो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही है कि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, जो दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है उसकी वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल सही बात है। यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये बिल्कुल गलत है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर सिद्धांतों पर भरोसा किया था, ये भी बिल्कुल सही है कि जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर जो अपने शोध किए थे वो केपलर ने जो सिद्धांत दिए उन पर क्या किया, भरोसा किया। और यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को क्या करता है, आकर्षित करने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो बिल्कुल सही है। दो वस्तुओं की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, न्यूटन ने क्या किया था, केपलर सिद्धांतों का भरोसा किया था। और दूसरी बात, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसमें 2 नंबर गलत है। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। पानी की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है, पानी की विशिष्ट जो उष्मा होती है वो कितनी होती है, 4.18 किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, वो उष्मा हो जाएगी किसकी, पानी की, किलो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद में देखें हम कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो हमसे पूछा गया है 4 नंबर में। तो देखो सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो सर्च जो लाइट होती है, सर्च लाइट जो होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग है वो किया जाता है, बिल्कुल सही है। और दंत चिकित्सक के द्वारा अवतल दर्पण प्रयोग होता है। तो जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो कुछ लोगों की शिकायत होती है कि दिखाई नहीं देता। तो देखो अगर आप पेपर देख रहे हो, मैं करवा रहा हूँ 2-2 बारी 3-3 बारी चीज़ें हैं वो बोल के बता भी रहा हूँ मैं आपको, तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है कि जब भी सेविंग जो दर्पण होता है तो वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। और वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे की वस्तुओं को देखने में नहीं किया जाता है, लिखा हुआ है। तो वाहनों में जो पीछे की जो वस्तुएं होती है उनको देखने के लिए जो उत्तल दर्पण है उसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें लिखा है नहीं किया जाता, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के जो प्रतिबिंब होता है उसका प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है, वो हमसे पूछा। तो कितना, 1/16 सेकंड तक बना रहता है। उसके बाद में देखो हम बात करें 94 नंबर क्वेश्चन की। तो 94 नंबर क्वेश्चन हमें दिया है, देखो उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और उसमें लिखा है आगे कि एक, इसमें थोड़ा सा स्पष्ट है वो नहीं दिखाई दे रहा है। देखो 30 सेंटीमीटर पर रखी हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी होगी। तो देखो कोई भी उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है और उससे शायद है कोई जो एक जो कोई भी वस्तु कह सकते हो, कोई भी आकृति कह सकते हो, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो प्रतिबिंब की जो आकृति है वो किस प्रकार की होगी वो हमसे पूछा गया है। तो किस प्रकार की होगी, आभासी सीधा बनेगा इसमें। ठीक है, ये स्पष्ट थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा था भाई। 95 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो इसमें दे रखा है हमें, मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ अगर दिखाई दे। इसमें देखो ये दे रखा है, नीचे दे रखा है कि जिस उसकी चाल क्या है, नियत है, और दूरी और समय
में कौन सा जो आरेख है वो बनेगा, शायद यही बताया है। ठीक है, दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो पूछा है हमसे। चाल क्या बताई गई है इसमें, नियत बताई गई है, तो कौन सा बनेगा ये हमसे पूछा गया है, तो ये वाला शायद बन जाएगा इसमें। ठीक है, 3 नंबर वाला, दूरी और समय के बीच में जब क्या हो, चाल निश्चित जो नियत हो। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की, 94 नंबर क्वेश्चन की। देखो, एक बंदूक से दागी गई गोली 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम हो तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो स्पष्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको ना दिखाई दे मैं बता देता हूँ कि एक बंदूक से गोली दागी गई है, उसकी जो चाल है वो 500 मीटर प्रति सेकंड बताई गई है। ठीक है, और उस गोली का जो द्रव्यमान है वो कितना बताया है, 100 ग्राम बताया है। तो उसकी गतिज ऊर्जा हमसे पूछी है कि गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी हो सकती है, वो हमसे पूछा गया है। 96 नंबर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 96 में उत्तर क्या बन जाएगा इसमें, 1 मिनट क्या दे रखा है, 12.5 ही दिया है ना, 12.5 kg यही हो जाएगा इसमें गतिज ऊर्जा। उसके बाद में देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है। देखो इसमें 2-3 प्रश्न है वो स्पष्ट नहीं दिख रहे। इसमें दिया है कि जब कोई विद्युत मोटर विद्युत, देखो ये स्पष्ट नहीं दिख रहा, निम्नलिखित में से सूर्य का ग्रह नहीं है। सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है ये हमसे पूछा है, तो कौन सा नहीं है इसमें जो दे रखा है, सीरियस जो ग्रह है वो इसमें नहीं है, मरकरी है। उसके बाद में जो भी है ये 2 ऑप्शन और दे के रखे हैं, लेकिन इसमें सीरियस जो दे रखा है वो इसमें ग्रह नहीं है। एक तो वेनस दे रखा है ना, वेनस दे रखा है, मरकरी दे रखा है, और दूसरा क्या दे रखा है, ये सैटर्न दे रखा है। तो ये तो इसके ग्रह, लेकिन जो सीरियस जो है वो इसमें ग्रह नहीं होगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है, गति करता प्रतीत होता है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी घूर्णन करती है। जो देखो पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य, पृथ्वी के चारों ओर जो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जो गति करता हुआ हमें प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका अर्थ है कि जो पृथ्वी घूर्णन करती है किस प्रकार से करेगी वो हमें बताना है। तो किससे कैसे करेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर। सूर्य जब पूर्व से पश्चिम चलेगा ना, हमें दिखता हुआ प्रतीत होगा कि सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। तो इसका मतलब जो पृथ्वी जो घूर्णन करती है वो किस प्रकार से करेगी, इसका उल्टा पश्चिम से पूर्व की ओर करेगी। ठीक है, देखो 2-3 प्रश्न दिखाई ना दे। उसके बाद में हम बात करें 100 नंबर क्वेश्चन की। इसमें दे रखा है देखो हमें दे रखा है, ये प्रश्न है वो नहीं दिख रहा भाई, मेजर है इसे ऐसा सा दे रखा है हमें, और इसका उत्तर जो है 100 नंबर में हो जाएगा तारामंडल। इसमें क्या दे रखा है मुझे थोड़ा स्पष्ट है वो नहीं दिख रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, हमसे पूछा है कि कौन सा इसमें से क्षार नहीं है 101 में, तो कौन सा नहीं है इसमें, C2H3OH शायद यही होना चाहिए, C2H3OH है वो क्षार इसमें नहीं होगा। उसके बाद में ओर्नियस के अनुसार अम्ल है, ओर्नियस के अनुसार जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, जल में क्या हो, हाइड्रोजन त्यागने वाला जो होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। किसके अनुसार, ओर्नियस के अनुसार अम्ल क्या होता है, जो जल में क्या करे, हाइड्रोजन का क्या कर दे, त्याग कर दे। बोरिक अम्ल होता है, बोरिक अम्ल होता है, क्या होता है बोरिक अम्ल, एकल क्षार होता है। बोरिक अम्ल क्या होता है, एकल क्षार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अम्ल शब्द लैटिन भाषा के ये आगे क्या दे रखा है, शब्द से लिया गया है, कौन से शब्द से लिया गया है, लेकिन एशियर शब्द से लिया गया है। हाँ ठीक है, अम्ल है वो लैटिन भाषा के एशियर शब्द से लिया गया है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल छूने पर साबुन जैसे महसूस होते हैं, और अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो 4 ऑप्शन है इसमें, कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। तो अम्ल शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एशियर शब्द से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। और अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है 104 में। ठीक है, और उसके बाद में बात करें अम्ल छूने पर साबुन जैसे महसूस हो, ये गलत है। और अम्ल जो है वो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें एक ही गलत हो जाएगा, जो 3 नंबर ऑप्शन है वो। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया एक अपौपचायी नहीं है, देखो इसमें स्पष्ट नहीं दिया गया, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, वो हमसे पूछा गया कि कौन सी जो रेडॉक्स जो अभिक्रिया है वो नहीं है, वो हमसे पूछा गया है 105 नंबर क्वेश्चन में। तो कौन सी नहीं है इसमें, BaCl2 Na2CO4 और 2NaCl BaSO4 है, वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, पेंटेन के कितने संरचनात्मक समन्वय संभव है, तो पेंटेन के कितने हो सकते हैं ये हमें बताना है। कितने नंबर क्वेश्चन में, 106 नंबर में। तो कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। देखो इसमें यह है कि क्वेश्चन जो आप हम सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जब कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे, लेकिन आपको ये तो पता चल रहा है ना कि क्वेश्चन है वो यहाँ से उठ रहे हैं। तो यही एक पेपर देखने का मतलब भी तो यही होता है। उसके बाद में देखो निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण का जो एक उदाहरण है वो हमसे पूछा गया है कि कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, संकलन अभिक्रिया का।
108 में हम बात करें, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। ये उत्पाद है, ये उत्पाद कौन से हो जाएंगे? सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। सोडियम एथोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। जल एक विद्युत अपघटन, एक अपघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात। देखो, जल विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है और जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का हमसे मोलर अनुपात पूछा है कि कितना हो जाएगा, तो कितना होगा? 2:1। साबुन के अणु में होते हैं, साबुन के अणु में होते हैं, क्या होते हैं? जलरागी शीर्ष, जल विरागी पूंछ। जलरागी तो हो जाएंगे शीर्ष और जल विरागी पूंछ हो जाएंगे। तो ये तो 30 क्वेश्चन विज्ञान के हो गए। मैथ के हम सारे क्वेश्चन हैं वो विस्तार पूर्वक है, वो हल करने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। तो देखो, हम बात करें 111 नंबर क्वेश्चन की। यदि बेलन की ऊंचाई, प्रारंभिक ऊंचाई 1/4 हो जाए तथा त्रिज्या दुगनी हो जाए तो निम्न में से सत्य क्या हो? देखो, एक बेलन है, उसकी कोई भी ऊंचाई है, उसकी जो भी ऊंचाई है वो प्रारंभिक ऊंचाई की क्या हो जाए, दूसरा जो ऊंचाई होगी वो 1/4 हो जाए और त्रिज्या क्या बन जाए उसकी? 2 हो जाए। तो हमसे पूछा है कि सत्य कथन है वो कौन सा होगा। तो देखो, बेलन का जो आयतन होता है, हम बात कर लेते हैं आयतन के बारे में। दे रखी है, तो आयतन क्या होता है? πr²h। अब देखो, हमें बताया है कि जो भी ऊंचाई आपकी थी, आप मान सकते हो कुछ भी, ये मान लो ऊंचाई मान लिया मैंने 4 मान लेता हूँ मैं ऊंचाई, या 1 मान लेता हूँ ऊंचाई, क्या मान लेता हूँ? 1 मान लेता हूँ। त्रिज्या में क्या मान लेता हूँ? r/2 मान लेता हूँ, जो हमारे पास बेलन है उसकी। तो इसका आयतन कितना निकल जाएगा? पाई इंटू में r कितना है? 2, 4 हो जाएगा, इंटू में h कितने? 1। ठीक है, तो 4 पाई हो गया। उसके बाद में ये क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या हो जाए? 1/4। तो h 1 है तो ये क्या बन जाएगी? 1/4 बन जाएगी। और त्रिज्या को बता रहा है ये दुगनी हो जाए, तो r 2 माना था तो ये क्या हो जाएगी? 4। सूत्र में रख दो, पाई r²। अब कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 और इंटू में h होता है, तो h की जगह क्या लिखेंगे? ये बटा में चल जाएगा, 4 से 4 काट देंगे तो क्या आ गया? 4 पाई। तो बताओ, आयतन में कोई फर्क पड़ा क्या? बिल्कुल भी नहीं पड़ा। जब ऊंचाई चौथा भाग की रह जाए और जो त्रिज्या है वो क्या हो जाए? दुगनी हो जाए, तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, हमें दिया है कि एक घनाकार गोदाम की विमाएं 40 मीटर, 25 मीटर, 10 मीटर है। इसमें घनाकार डिब्बे रखे जाते हैं जिनमें प्रत्येक की विमा 2 मीटर, 1.25 मीटर, 1 मीटर है। तब रखे जा सकने वाले डिब्बों की संख्या पूछी है। तो देखो, एक कोई गोदाम है वो 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर का है। इसमें क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि 2 मीटर के, 1.25 मीटर के और 1 मीटर के इसमें क्या रखने? डब्बे। वो कितने रखे जाएंगे? तो इसी प्रकार निकल जाएंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 से गुणा। ठीक है, हम काटेंगे। देखो, इधर क्या दे रखा है? 25, 25 5 125 हो जाएंगे। 2 5 से काटेंगे, ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। और 2 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 40 को क्या कर दो? 100 से गुणा कर दो। ये लो, ये उत्तर अपना आ गया। ठीक है, 40 को 2 से ना 1 0 नहीं आएगा ना, 4000 उत्तर अपना आ जाएगा। 4000 डिब्बे रखे जाएंगे। उसके बाद में देखो, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 धातु के घनों को मिलाकर एक अकेला घन बनाया जाता है। तो बड़े घन की भुजा। देखो, 3 घन दे रखे हैं हमें, छोटे घन 6 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा के। तो हमें बड़ा घन बनाना और उसकी हमें क्या बतानी है? भुजा बतानी है। तो देखो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 113 नंबर में क्या दिया है? घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? घन का आयतन क्या होता है? भुजा की क्यूब होता है घन का आयतन। ठीक है, तो बड़े घन का आयतन जो हो जाएगा वो हो जाएगा a क्यूब। ठीक है, बराबर क्या है? छोटा घन 3 दे रखे हैं, तो हम मान लेते हैं a1 की क्यूब प्लस में a2 की क्यूब प्लस में a3 की क्यूब। तो बताओ, इन तीनों के घनों को जब जोड़ देंगे तो ये बड़े घन के बराबर आएगा ना। तो देखो, 6 की क्यूब प्लस में 8 की क्यूब प्लस में 10 की क्यूब, ये लो, ये उत्तर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6 की क्यूब होता है 216, 8 की क्यूब कितना होता है? 512 और 10 की क्यूब कितना होता है? 1000। जोड़ लो आप इनको, जोड़ोगे तो कितने आएंगे? 1728। देखो, जब 216, 512 और 1000 को जब आप जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 1728। और ये 1728 किसके बराबर है? बड़े घन के बराबर। तो a बराबर कितना आ जाएगा अपना? 12। 12 का क्यूब 1728। तो बड़े घन की जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी? 12। उसके बाद में देखो, रमेश के पास निम्न इसमें दे रखा है बर्तन है। ठीक है, रमेश के पास देखो, त्रिज्या r और ऊंचाई h वाला एक बेलनाकार बर्तन A, त्रिज्या 2r और ऊंचाई h/2 वाला एक बेलनाकार बर्तन B और विमाएं r/h वाला एक घनाकार बर्तन। तो हमें बताना है कि इन बर्तनों के आयतनों को आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो पहले तो देखो, 2 बेलनाकारी बर्तन दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है r ऊंचाई और ये r त्रिज्या और h ऊंचाई का। दूसरा दे रखा है 2r त्रिज्या इसकी और h/2 इसकी ऊंचाई है। और तीसरा दे रखा है घनाकार बर्तन। तो देखो किस प्रकार से करना है। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी है? r, ऊंचाई कितनी है? h। तो इसका तो यही हो जाएगा। अब दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरे का कितना है? 2r। तो त्रिज्या है तो देखो, पाई 2r त्रिज्या है ना का, इसका स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है? h/2 ये होगी। तो देखो, पाई इंटू में ये कितना हो जाएगा? 4r²
इंटू में h बटा 2, 2 से 2 काट तो कितना आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h, ये तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमें क्या दे रखा है, एक घन दे रखा है जिसकी जो विमाएं दे रखी है r इंटू एच, घनाभाकार बर्तन है, इसका आयतन यही बन जाएगा। अब हमें आरोही क्रम में इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है किसको, 114 नंबर को। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 114 में CAB ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें दे रखा है 115 में, देखो स्पष्ट ना भी दिखाई दे तो मैं आपको बोल के है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि 69 मीटर विमाएं हैं, 69 मीटर, 33 मीटर, 69 मीटर, ये 49 मीटर, देखो एक मिनट, 49 मीटर, 33 मीटर और 24 मीटर भुजाओं के एक घनाकार लोहे की ठोस टुकड़े को पिघलाकर एक मिनट, लोहे के किसी टुकड़े को पिघलाकर एक गोले में बदला जाता है, उस गोले की त्रिज्या क्या है। तो देखो 49 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर एक घनाकार कोई लोहे की जो टुकड़ा है उसको पिघला लिया जाता है, उसको गोले में बदल दिया जाता है। तो उस गोले की हमसे पूछा है कि त्रिज्या कितनी होगी। तो देखो घनाकार जो टुकड़ा है उसका पहले आयतन निकाल ले तो कितना हो जाएगा, घनाभाकार है तो उसका आयतन 49 इंटू 33 इंटू 24 यही हो जाएगा। अब इसका बना क्या है, गोला बना है और गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, अब देखो 4 से आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आप बात करोगे तो देखो 49 इंटू में 33 इंटू में 6, अब देखो 4 से तो कट ही गया ना, तो ये 3 इधर क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, बटा में ये पाई क्या आ जाएगा इधर बटा में, तो 22 और ऊपर क्या चला जाएगा 7, तो 11 दूनी 22 और ये 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 2 से काटोगे तो आप कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार। तो इधर क्या आ गया 7 इंटू 49, 3 इंटू 3 इंटू 3 और बराबर क्या रह गया हमारे पास आर क्यूब। तो देखो आर क्यूब आ गया, आर क्यूब बराबर है 7 इंटू 49 इंटू में 3 इंटू में 3। तो देखो आर बराबर मैं रखूंगा तो देखो ये कितनी बार है 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका क्या जाए 1 और ये इधर 3 भी तो 3 बार है ना, तो इधर का भी क्या जाएगा 3, तो आर बराबर क्या जाएगी हमारी 21। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, केवल सूत्र में रखना था। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है एक लंबवर्तीय शंकु हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, एक लंबवर्तीय शंकु दे रखा है हमें कि एक लंबवर्तीय शंकु में उसके आकार के अनुप्रस्थ काट द्वारा काटा गया तो इसमें क्या बनेगा। देखो एक दे रखा है लंबवर्तीय शंकु दे रखा है और उसका जो आधार होता है, जो लंबवर्तीय एक शंकु दे रखा है, ठीक है, और उसके जो आधार होगा उसमें क्या काटा गया, उसके तल से उसको क्या कर लिया गया, अलग काट लिया गया, तो जो आकृति बनेगी वो हमें बताना है। तो बताओ तल तो यही तो होता है ना, और शंकु का जो तल होता है जो आधार वाला वो क्या होता है कि वर्ताकारी तो होता है, तो ये उत्तर इसमें उत्तर बन जाएगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि निम्न आकृति त्रिभुज ADE का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें एक आकृति दे रखी है और उसमें देखो ADB और C दे रखा है, ठीक है, ये भुजा हमें 10 दे रखी है, ये भुजा हमें क्या दे रखी है 8 दे रखी है। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो हमसे पूछा है कि जो ADE ये वाले आकृति का हमसे पूछा है क्षेत्रफल। तो देखो 10 इंटू 8 ये आयत है तो इसका क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 80, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना 80 हो जाएगा। अब हमसे पूछा है केवल इस इतनी आकृति का, तो एक बात बताओ यहाँ से 2 चीज़ें नहीं बन रही क्या, एक तो ये बन रहा त्रिभुज और एक त्रिभुज ये बन रहा, तो इस त्रिभुज में देखो ये कितनी है 10, ये पूरी जब 8 है तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें 4 ही नहीं हो जाएगी क्या, 4 ये और 4 ये, त्रिभुज बन गए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना 1/2, आधार तो 10 है दोनों में, देखो ये तो 10 ही ना, और ये कितनी बन जाएगी इसमें 4, तो ये लो कितना आ जाएगा 20, तो इस वाले का 20, इस वाले का भी 20, टोटल कितना है 80, तो इस आकृति का कितना बच जाएगा 40 बच जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमें दे रखा है एक समलंब की समांतर भुजाएं हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यदि इसकी असमांतर भुजाएं बराबर है तो इसकी जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो मैं बता देता हूँ, प्रश्न आपको स्पष्ट ना भी दिखे, ये एक समलंब चतुर्भुज जो दे रखा है चतुर्भुज, इसमें इसने बताया कि जो समांतर जो भुजाएं हैं वो कितनी दे रखी है हमें, एक तो दे रखी है 40 और एक दे रखी है हमें 20। अब ये कह रहा है असमांतर जो भुजाएं ये वाली ये कितनी है बराबर और कितनी है 26, ये लो, ठीक है। अब देखो हम इसको इस प्रकार से मिलाएं, पहले ऊंचाई ज्ञात कर लें क्योंकि इसमें ऊंचाई हमें चाहिएगी, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो देखो इधर से ये वाली आप निकालो इधर और इधर भी निकालो, तो ये कितनी बन जाएगी बीच में, ये 20 बन जाएगी, टोटल 40 है 20 ये आ गई इधर इतनी दूर में, ठीक है। तो इधर वाली साइड और इधर वाली साइड क्या बचती है बराबर, तो 10 ये बच जाएगी और 10 ये बच जाएगी। तो ये देखो अब ये बन गया एक समकोण, ठीक है। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो 26 का स्क्वायर ये हो जाएगा इधर लंब मान सकते हो या इसको आधार मान सकते हो। आप किस प्रकार से निकालोगे, 26 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर करेंगे तो 1076 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 576 किसका होता है
23 का 24 का ना, तो ये आकृति की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। देखो ये त्रिभुज बन गया। अब समांतर जो समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कितनी है, 40 और 20, तो योग कितना 60, बीच की दूरी कितनी आ गई 24, तो रख दो सूत्र में 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू में इनके बीच की दूरी, ये लो 12 से काट दो, 60 आ जाएगा, 60 इंटू में 12 कितनी आ जाएगी 720, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है, यदि एसी बराबर क्या दे रखा है हमें, एसी बराबर हमें दे रखा है और बी हमें दे रखा है, एसी और बी दे रखा है, और कितनी दे रखी है वो हमें देखना है कि कितना हमें दे रखा है। तो देखो इसमें थोड़ा सा स्पष्ट है, वो नहीं दिख रहा है 119 नंबर में, हम बता देता हूँ पर पहले एक ऐसा देखो ये बना रखा है ये वाली आकृति। ठीक है, अब इसमें ये बना रखा है इसमें और ये कर रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें बताया है ये तो ए है, ये हमें बताया बी, ये बताया इसमें सी और ये डी बताया। अब ए सी हमें दिख नहीं रहा है लेकिन बी ई हमें दिख रहा है, ये बी ई है और ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है कि जो ए सी जो है जो ये वाला ए सी वो कितनी देर की हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो ये वाली आकृति हमें दे रखा है और इसमें हमें पूछा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल पूछा है कि क्या हो जाएगा। तो देखो हमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो एक विकर्ण तो ये आ गया ना 6 आ गया। अब दूसरा विकिरण हमें इतना तो दे रखा है, ये तो कितनी है 4 है, अब हमें ये वाली और चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी, इसमें इधर 4 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 4, तो ये पूरा कितना बन गया 8, और ये कितना दे रखा है हमें 6, तो दोनों विकिरण आ गए ना, तो 1/2 इंटू विकिरणों का गुणनफल, तो 2 से काटोगे 3 बार और 8 को 3 से गुणा करोगे 24 आ जाएगा इसका उत्तर। भले ही आपको प्रश्न नहीं दिखे, मैं मैथ के प्रश्न है ये तो मैं आपको मैं बता ही रहा हूँ, पूरा बोर्ड पे आपको थीम बता देता हूँ। उसके बाद में किसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और उसका शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है, तो उसकी संगत भुजा हमें ज्ञात करनी है। तो देखो समांतर जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा में ऊंचाई। ठीक है, कितना दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। हमें बता दी कि इसकी एक जो शीर्ष लंब है वो कितना है 5 है, उसका शीर्ष लंब कितना दे रखा है 5 हमें दे रखा है। तो देखो क्या बन जाएगा इसमें, तो देखो हमें क्या चाहिए संगत भुजा चाहिए हमें, तो भुजा इंटू में लंब कितना दे रखा है 5 बराबर में 60, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा 60/5, बिल्कुल सीधा सा शॉर्टकट है, 12 उत्तर इसका आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें 121 नंबर प्रश्न की कि यदि एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग का परिमाप बराबर हो तो क्या सत्य होगा। एक वृत्त और एक वर्ग, इसकी परिधि क्या है बराबर। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है वो सही हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया है कि क्या जो चीज़ें बनेगी जो इसमें क्या बन जाए सही बन जाए। ठीक है, तो देखो अब मैं बात करूं, देखो कोई भी हम मान है वो मान लेते हैं देखो वर्ग का मान लेते हैं कि वर्ग की कोई भी भुजा मान लेते हैं कि वर्ग की जो भुजा है वो हम मान लें कि 4 है, तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी 4 इंटू भुजा, तो देखो 4 इंटू 4 कितना आ गया 16। ठीक है, अब अगर वर्ग की परिधि कितनी है 16 है, तो वर्ग की परिधि भी क्या आनी चाहिए 16, इसी प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। तो देखो ये दो आकृतियाँ, वर्ग की परिधि कितनी होती है 2πr, मैं मान लेता हूँ कि 2 इंटू में 22/7, त्रिज्या कितनी मान लेते हैं एक बार 7 मान लेते हैं, ये लो तो कितना आ गया 22 दूनी 44 आ गई परिधि। वर्ग की भी परिधि क्या होनी चाहिए 44 बराबर बताइए, तो वर्ग की जो परिधि होती है वो कितनी है 4 इंटू भुजा, ये लो तो भुजा कितनी आ जाएगी 11, और वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई 7 हमने माननी है। ठीक है, जब वर्ग की त्रिज्या 7 मानेंगे तो वर्ग के जो परिमाप है उसके बराबर कब होगा, जब वर्ग की भुजा कितनी हो 11। तो देखो जो वर्ग है उसकी त्रिज्या 8 है और वर्ग की भुजा जो है वो कितनी है 11, 7 दे रखी है ना त्रिज्या। ठीक है, अब क्षेत्रफल के बारे में हमें दिया गया ऑप्शन में, तो देखो वर्त का क्षेत्रफल πr², 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 7 से 7 154 आ जाएगा। जो वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना होता है भुजा स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर कर लो आप कितना आएगा 121। बताओ किसका ज़्यादा है, वर्त का ज़्यादा है ना क्षेत्रफल, और वर्ग का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो बिल्कुल सही ये ऑप्शन हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल ज़्यादा है किससे, वर्ग के क्षेत्रफल से। उसके बाद में दिया है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या, R1 और R2 त्रिज्याओं के दो वर्तों की परिधियों का योग जो है वो कितना है R है, तो त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर है, तब ये दिया है हमें कि R1 और R2 जो त्रिज्या के दो वर्त है उनकी जो परिधि है का योग है दोनों का, वो योग R कोई त्रिज्या का एक बड़ा वर्त है उसके बराबर है, तब क्या स्थिति है वो बन सकती है, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो पहले का क्या बन जाएगा परिधि 2πr1, दूसरी की क्या बन जाएगी 2πr2, बराबर क्या दिया है 2πr के, यही तो दिया है क्वेश्चन में। अब हमसे पूछा है तो देखो इसमें 2π कॉमन आ जाएगा, तो 2π कॉमन ले लेते हैं, R1 + R2 अंदर आ जाएगा, बराबर क्या है 2πr, तो 2π से 2π कट जाएगा, तो R1 + R2 किसके बराबर आ जाएगी R के, तो ये उत्तर इसमें सही हो जाएगा। उसके बाद में देखो
हमें आकृति दे रखी है, इसका परिमाप पूछा है। देखो बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ के स्टूडेंट हो, आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 20 है या 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर परिधि पूछी है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको मैं क्या ही करवाऊंगा 125 नंबर 123 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो 123 में उत्तर कितना हो जाएगा, इसमें 60 सेंटीमीटर उत्तर हो जाएगा। देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या करवाऊँ। आसन कोण युग्म कब होते हैं? आसन कोण जो युग्म है वो कब होंगे? जब उसका क्या हो, एक उभनिष्ठ शीर्ष हो। उभनिष्ठ क्या होना चाहिए? उभनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, तभी वो क्या बनेगा, आसन कोण बनेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी एक उभनिष्ठ भुजा। देखो इस प्रकार से, जैसे आप मान लो ये वाला, अब ये दोनों कोण या क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के आसन। देखो आराम से बना देता हूँ मैं, ये वाले, ये दोनों कोण जो ये और ये कोण क्या बनेंगे, आसन कोण बनेंगे। इसमें देखो शीर्ष क्या है, बराबर एक ही शीर्ष है, और एक भुजा इनमें क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों के कथन सही हो जाएंगे। और दूसरा क्या है कि दोनों कोण उभनिष्ठ भुजा के एक ही ओर बनेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उभनिष्ठ भुजा के एक और नहीं बनते, आसन कोण में दोनों तरफ बनते हैं। देखो एक तो ये और एक ये, तो जब भी आसन कोण होता है उसका क्या होता है, शीर्ष तो क्या होता है, एक ही होता है, बीच में भुजा उभनिष्ठ होती है, और दोनों कोण क्या बनते हैं, उभनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ बनते हैं, ना कि एक तरफ। तो ये दो सही है और 3 वाला गलत है इसमें। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन पे बात करें हम, हमें दिया हुआ है कि चित्र में दिया गया है कि पी क्यू क्यू आर आर एस और एस टी एक अक्सर डब्ल्यू आकार में स्थित है। तो इसमें पी क्यू समांतर आर एस और क्यू आर समांतर एस टी तथा पी क्यू और क्यू आर के बीच का कोण 39 है। तो एक्स और वाई का मान क्या? देखो ये वाली आकृति दे रखी है, मैं बना के बता देता हूँ, पी क्यू आर एस और टी। अब हमें दिया है कि जो पी क्यू और क्यू आर के जो बीच का जो कोण है, पी क्यू तो देखो ये हो जाएगा और क्यू आर ये हो जाएगा, तो इसके बीच का कोण कितना, 39। तो हमें पूछा है कि ये एक्स और ये वाई, ये दोनों कोण है वो कितने होंगे। हमें साथ में दिया है कि पी क्यू और आर एस क्या है एक दूसरे के, देखो ये समांतर है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब देखो, अब ये आकृति नहीं बन रही का जड़ वाली, तो जब ये 39 है तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाली जड़ वाली आकृति बन गई ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 39। अब ये भी तो समांतर है ना ये, तो देखो यहाँ पर भी तो यही आकृति बन रही है ना, ये देखो, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 39। तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे, इसमें 39 हो जाएंगे, और एक्स और वाई का मान हमें पूछा है। उसके बाद में देखो कि दी गई आकृति में वर्त का केंद्र ओ, जीवाएं ए सी तथा बी डी है, बिंदु ई पर काटती हैं। यदि कोण ए ई बी बराबर 100 तथा कोण सी बी ई बराबर 30 है, तो ए डी बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है, देखो ये वाला चित्र में दे रखा है। ठीक है, ये ओ हो जाएगा, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और देखो इस प्रकार से आपको सी से मिलाना है, इसको भी इधर मिलाना है, और फिर उसके डी में भी मिलाना है। इस प्रकार वाला चित्र दे रखा है हमें। ठीक है, और ये हमें दे रखा है 100, और ये कितना दे रखा है हमें, 30 दे रखा है। अब हमें बताना है ये वाला कोण जो पूछा है हमसे, ये वाला यहाँ वाला कोण हमें बताना है। तो देखो जब ये वाला कोण कितना है, 100 डिग्री है, तो ये इधर वाला भी कोण कितना होगा, 100। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये एक रेखा नहीं बन गई क्या, बन गई ना। जब ये इस रेखा के एक तरफ 100 है तो इस तरफ कितना बनेगा, 80। इसी प्रकार देखो ये भी तो एक रेखा है ना, जब इस तरफ 100 का बन रहा है तो इस तरफ कितना बन जाएगा, 80। अब देखो ये कोण तो 30 दे रखा है और ये कोण 80 हमने निकाल लिया, तो ये कोण कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा ना। तो ये कोण क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, अब देखो ये कोण हमने ज्ञात कर लिया 80, क्योंकि ये जब कोण 80 आ गया तो ये भी तो 80 होगा ना। तो अब देखो हमें आगे क्या करना है, इस तरफ वाला कोण कितना दे रखा है हमें, 30 दे रखा है। ठीक है, अब हमें कोण चाहिए ए, तो बताओ जब ये वाला कोण 100 है तो इस ए का कोण और इस बी का कोण का मान कितना होगा, कोण ए प्लस में कोण बी कितना बन जाएगा, 80 इस वाली आकृति में। ठीक है, ये इधर वाला 100 है तो ये दोनों कोण कितने बन जाएंगे, योग कितना होगा, 80 हो जाएगा। अब देखो इस कोण का मान हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया ना। तो बताओ इस ए कोण का मान और इस डी कोण का मान भी कितना होगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। देखो थोड़ा दोबारा से बता देता हूँ अच्छे से, ये लो ये आकृति हमें दे रखी है। ठीक है, ठीक से बता दूँ मैं थोड़ा, ये लो ये आकृति हमें दी है, ये कोण हमें 100 दिया है, ये कोण हमें 30 दिया है। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ तो समझ में आ जाए। अब बताओ जब ये वाला जो कोण 100 है तो इधर वाला कोण 100 नहीं होगा क्या। अब देखो ये एक रेखा बन गई, ये बीच में कोण बन गया, तब ये जब इधर वाला जो, देखो मैं आराम से आपकी बार टिक करके बता दूंगा, ये वाला जब 100 बन रहा है तो इधर वाला 80 नहीं बनेगा क्या। ये 80 बन रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80। अब बताओ ये कोण और ये कोण 80 और 30 है, तो बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, 80 और 30 कितने हो गए, 110। तो कितने का बचा, ये केवल 70 का बच जाएगा। अब बताओ जब ये कोण 80 है तो इधर वाले कोण का मान और इधर वाले कोण का मान, इधर ए दे रखा है, इधर डी है। ठीक है, डी और इधर बी है और इधर सी। तो बताओ इस कोण का मान और इस कोण का मान, देखो मैं एक अलग पेन से बता देता हूँ, ये वाले कोण कितने हो जाएंगे बताओ, दोनों का योग 100 नहीं होगा क्या। जब ये 80 हो गया तो दोनों का कितना बचा, 100 ही तो बचा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ए प्लस में डी कितना होगा, 100। अब देखो पेन एक ओवर चेंज कर लेता हूँ, अब जब ये 100 डिग्री है तो बताओ इस कोण का मान और इस कोण का मान कितना होगा, दोनों का योग 80 नहीं होगा क्या। तो कोण ए प्लस में कोण बी बराबर क्या होगा, 80 होगा।
होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा ना। तो ये दो चीज़ आप याद रख लो, a प्लस डी बराबर 100 और a प्लस बी बराबर कितना आ गया? 80 आ गया। यहाँ से आपका मान आ जाएगा, देखो कोण a प्लस में कोण b बराबर 100 80 है ना। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ। कोण a प्लस में कोण d बराबर 100 दे रखा है, कोण a प्लस में कोण b बराबर क्या दे रखा है? 80 दे रखा है। ये लो माइनस माइनस माइनस, ए से एक कट जाएगा, कोण डी माइनस में कोण बी बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में? 20 आ जाएगा। ठीक है, कोण ए डी माइनस में कोण बी बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। ये आपका उत्तर जो है डी माइनस बी वाला में आ जाएगा। तो अब देखो, अब हम ऑप्शन से एक खेल खेल लेते हैं, या आप सीधा भी कर सकते हो। तो आपको पता है, देखो कोण ए प्लस में कोण बी बराबर कितना है? 100 है। 80 है ना? हाँ 80। अब देखो इस बी वाले कोण का मान 80 से तो ज़्यादा हो नहीं सकता, ये आपको पता है। 80 से ज़्यादा नहीं होगा, ए कोण 0 भी नहीं होता तो बिल्कुल 80 भी नहीं होगा। तो हम मान लें कि जो डी वाला जो कोण है ये 70 मान लें कि डी कोण कितना है? 70। संतुष्ट करके देख लेंगे उत्तर में। तो डी मान लें हम 70, तो बी कितना हो जाएगा? बी बराबर क्या? 20 देर का है ना, तो बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 50 आ जाएगा। लो ठीक है, जब बी का हम इधर वाले का मान 50 कर देंगे तो ए का कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ए का मान हमारे पास 30 आ गया और डी का मान कितना है? हमने माना था 70, तो देखो ए प्लस डी बराबर भी तो 100 है ना, तो ए का मान 30 रख देंगे। क्या कर देंगे? ए का 30 और डी का क्या रखेंगे? 70, तो भी 100 आता है ना। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? संतुष्ट हो जाए। इसी प्रकार से करना, देखो इधर उधर से आपको आंकड़े उठाने हैं, और भी तरीके बहुत हैं इसमें। तो देखो समझ में आ गया होगा, नहीं आए ना तो एक दो बार दोबारा से देख लेना इसको। और क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे करवाता हूँ तो इतना पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ करवा पाऊँ मैं आपको। उसके बाद में देखो 127 नंबर बिल्कुल इजी सा प्रश्न दे रखा है। देखो एक ऐसी आकृति हमें दी हुई है, ये वाली, बीच में क्या बना रखा है? एक वर्त बना रखा है। ठीक है, ये लो 127 नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है कि हमें बताया है कि, एक बार हमें आंकड़े देख लेते हैं। ये वाली आकृति है, इसमें हम वर्त बनाना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी, हमें क्या दे रखा है? चतुर्भुज ए बी और सी डी दे रखा है। इसमें पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर हमें क्या दिया है? पी क्यू आर और एस, ये वर्त के स्पर्श करता है। यदि ए पी ये कितनी है? 5, बी सी हमें क्या दिया है? बी सी दिया ना, हाँ बी सी दिया हुआ है हमें, ये वाली 7 दी हुई है। और उसके बाद में सी एस हमें दिया हुआ है 3, तो हमें ए बी की लंबाई पूछिए। तो अगर आपने बहुत बार ऐसा क्वेश्चन किया होगा, जब देखो ये वाली इतनी, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ या बड़ा बना लेते हैं ना, समझ में आ जाए जिससे आपको। ये दे रखा है देखो, ठीक है, इसमें दे रखा है ए बी सी और डी, पी क्यू आर और एस। इसमें ये दिया है 5, ठीक है, इसमें ये पूरी दे रखी है 7, ये दे रखी है 3, ठीक है, ये चीज़ें हमें दे रखी है, हमें ए बी पूछा है ये वाली। तो एक बात बताओ, इस प्रकार से हल करते हो जब, बताओ ये इतना 3 है तो इधर वाला भी कितना होगा? 3। अब ये टोटल कितनी है? 7 है, तो ये इतनी 3 होगी तो ये कितनी बन जाएगी? 4। तो बताओ ये इधर वाली, देखो ये इधर वाली कितनी बन जाएगी? 4। ये 3 है ना, तो ये भी कितनी? 3, ये फिर 4 बच जाएगी। अब ये 5 है हमें दिया है, तो ये भी कितना बच जाएगा? 5। तो बताओ ये इतनी तो 4 है और ये 5 है, तो कितने बन जाएगी? 9 बन जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, उसके बाद में देखो हमें दे रखा है आगे वाला प्रश्न कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई बी में कोण बी बराबर कोण ई है, कोण एफ बराबर सी है और ए बी बराबर 3DE है, तब दोनों त्रिभुज होंगे। तो देखो दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, ए बी सी और DEF हमें दिया है कि कोण जो बी जो कोण है वो कोण किसके बराबर है? कोण सी के बराबर है, हाँ ई के बराबर है, DEF है ना। और कोण जो सी जो है ना ये वाला, ये कोण किसके बराबर है? कोण एफ के बराबर है। और हमें दिया है कि जो ए बी बराबर जो है ना वो 3DE है, तो हमें कौन सी स्थिति है वो बन सकती है। तो आपको पता है कि समरूपता का नियम है कि दो कोण बराबर हो जाएं और भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर हो तो वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम। तो उत्तर कौन सा हो जाएंगे? समरूप परंतु सर्वांगसम नहीं, है इसका उत्तर बन जाएगा। हमें पूछा कि त्रिभुज ABC DFE कोण ए में 30 दे रखा है, सी में 50, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर, DF 7.5 सेंटीमीटर दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? ये हमसे पूछा। देखो दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, एक तो ABC, ठीक है, और दूसरा दे रखा है हमें क्या दे रखा है? DEF। ये दो त्रिभुज दे रखे हैं। अब हमें बताया है कि जो AB है ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, और जो हमें बताया है कि AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। कोण ए बराबर कितना है? कोण ए बराबर है 50 डिग्री, तो ये कितना है? 50 डिग्री। उसके बाद में मैं बात करूं कि कोण जो सी है वो हमें कितना दे रखा है? 50 डिग्री। कोण ए बराबर तो कितना है? 30 डिग्री, हाँ ये कोण 30 डिग्री है भाई, मैं चेंज कर देता हूँ, ये कितना 30 है और ये वाला कोण कितना है? 50 है। अब हमें पूछा है कि DF जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तब हमें पूछा है निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा? तो देखो ये है समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुजों की अनुपातिक भुजाएं बराबर, देखो ये वाला और ये वाला कितना है? 30 और ये कितना है? 50, ठीक है। तो देखो तो ये ऐसे ऐसे आप ज्ञात करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 30 समरूपता के नियम से, तो ये कितना बन जाएगा? 50।
इसी प्रकार से तो आपको करना है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 8 तो ये दे रखी है ए सी, और ए बी कितनी दे रखी है 5। तो इस प्रकार से लिख दो इसको, या आप इसको ऐसे ना लिखो तो एक और प्रकार से भी आप लिख सकते हो, 5/8 भी लिख सकते हो। बराबर में क्या आ जाएगा 7 में, हमें पूछा क्या है, कौन सी भुजा पूछी है, ई एफ पूछी है हमें। क्या पूछा है, ये डी ई, क्योंकि इधर वाली दे रखी है ना, तो बटा में क्या आ जाएगी डी ई। ये लो, डी ई बराबर क्या आ जाएगा 5, डी ई बराबर क्या आ जाएगा 8 इंटू में 7। ठीक है, देखो 1 मिनट में दोबारा कर लेता हूँ, देखो इसमें स्पष्ट है, वो नहीं दिख रहा। देखो इस प्रकार से 2 त्रिभुज दिए हमें, क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ। ए सी दिया है 5, ए बी दिया है 5, और ए सी दिया है 8, कोण ए दिया है 30, कोण सी दिया है 50, डी एफ कितनी दी है हमें 7.5 सेंटीमीटर। तो देखो समरूपता के नियम से ये होगा, तो जब ये 30 है तो ये भी 30 बन जाएगा, और ये भी जब 50 देर का हमें तो ये भी 50 बन जाएगा। तो अनुपातिक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो देखो 5/8 बराबर क्या बन जाएगा 7.5 बटे में डी ई। इसको आपको हल करना है, 5 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 1.5 बार, और ये डी ई इधर चल जाएगा, तो डी ई बराबर क्या आ जाएगा 1.5 इंटू में 8, और कितनी आ जाएगी 12। इसका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। तो डी ई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और एफ जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 50 डिग्री का कोण। तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखो कुछ चीज़ें हैं वो जो बड़े क्वेश्चन जो आते हैं मोबाइल पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो देखो 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई 20 है तो छोटे की भुजा कितनी है, वो संगत भुजा की जो लंबाई है वो हमसे पूछा है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है इसी समरूपता के नियम पर। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, ये क्या हो जाएंगे अनुपात में बराबर। ये लो अनुपात में रख दिया, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होंगे। तो देखो अनुपातों का जो वर्ग होता है, आपको पता है एक समरूपता का नियम होता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो भुजाएं होती है संगत भुजाएं उनके वर्गों के क्या अनुपातों के क्या होता है बराबर होता है। तो ये देखो बड़े त्रिभुज की भुजा आप छोटे त्रिभुज की भी भुजा ले सकते हो। तो ऊपर क्या रखा है छोटा, तो छोटे त्रिभुज की भुजा का स्क्वायर सीधा रख देते हैं। देखो 36/100 बराबर में छोटे की भुजा मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर, और बड़े की क्या मान लेते हैं वाई का स्क्वायर। तो इसके बराबर हो जाएगी। जो ये संगत भुजाएं हैं, ये एक नियम होता है अगर आपने पढ़ा होगा तो, संगत भुजाएं। ठीक है, क्या होता है जो 2 समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है अनुपातों के बराबर होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसमें उत्तर आ जाएगा। एक ही आपको दे रखी है, तो देखो 36/100 बराबर में एक्स की स्क्वायर नहीं दे रखी ना, बड़े वाले की दे रखी है 20 इंटू में 20। 20 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, और 5 से काटोगे कितनी बार कट जाएगा 4 बार। तो 36 इंटू 4 बराबर क्या आ जाएगा एक्स की स्क्वायर। तो 36 इंटू 4 बराबर एक्स की स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 6 इंटू में 2, तो एक्स कितनी आ जाएगी 12। तो छोटे वाली जो त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी संगत है 12 आ जाएगी। उसके बाद में देखो एक आलेख जो ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करता है जो प्राय सतत रूप से समय अवधि के अनुसार बदलते रहते हैं, तो कौन सा होता है इसमें से, वो हमसे पूछा है। 31 में क्या हो जाएगा इसमें रेखा आलेख। उसके बाद में देखो 3 हमें दे रखी है लाल, क्या दे रखा है 3 लाल गेंद दे रखी है हमें। उसके बाद में 5 सफ़ेद दे रखी है, और 7 काली दे रखी है। तो हमें पूछा है कि ऐसी कौन सी प्रायिकता होगी कि न तो वो लाल हो और न ही काली हो। तो लाल और काली कितनी है इसमें, लाल और काली कितनी हो जाएंगी 10, और सफ़ेद कितनी है 5। तो लाल ना निकले और काली भी ना निकले, तो सफ़ेद निकलेगी कितनी में से 8, 5 3 8 और 7 15। ये लो 1/3 उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में देखो 133 नंबर क्वेश्चन में, यदि x2 वर्गीकृत x1 जो वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, इनकी बारंबारताएं हैं, वो बारंबारताएं हैं क्या दे रखा है, एक मिनट 133 नंबर क्वेश्चन है ना, हमें दे रखा है, थोड़ा सा हम जूम करके देख लेते हैं इसको। हमें दिया है कि x1 वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, f1 इनकी बारंबारताएं हैं, और x बार इनका क्या है मध्य है। तो हमें पूछा है सिग्मा f1 x1 माइनस एक्स बार या माध्य मान जो दिया है ये, तो इसका मान कितना होगा। जब इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना हो तो इसका उत्तर हमेशा क्या होता है 0 होता है, आप सभी को पता है। एन भुजा वाले बहुभुज को भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने पर बहिष्कोण कितना होगा। आप कोई भी आकृति मान लीजिए, किसी भी प्रकार की आप मान सकते हो। ठीक है, ये लो ये मैंने मान ली। तो इसमें पूछा है कि भुजाओं को एक क्रम में बढ़ा दे, जैसे इसको इसमें प्रकार बढ़ा दिया, इस प्रकार बढ़ा दिया, इस प्रकार बढ़ा दिया, ऐसे। तो ये जो भुजाओं के बीच जो कोण बनेंगे, कोई भी एन भुजा वाला बहुभुज है तो इसमें वो कोण है वो कितने बनेंगे टोटल, तो कितने बनेंगे 4 इंटू समकोण मतलब 360 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, और इसकी प्रायिकता निर्धारित कीजिए कि दोनों पासों पर आई संख्या का अंतर क्या हो 2 हो। तो देखो इसमें 1 और 3 बन जाएगा, 2 अंतर आ गया, एक पास से कर 1 आ जाए और एक पास से पर 3 आ जाए, और 2 और 4 भी हो सकता है, 3 और 5 भी हो सकता है, 3 और 1 भी हो सकता है, 4 और 6 भी हो सकता है, और 4 और 2 भी हो सकता है, 5 और 3 भी हो सकता है, और 6 और 4 भी हो सकता है। तो ऐसे कितने आंकड़े बन गए 8 आंकड़े बन गए। ठीक है, एक पासे पर 1 दूसरे पे 3 अंतर कितना 2, एक पासे पर क्या आ जाए 2 दूसरे पर कितना आ जाए 4 अंतर कितना बनेगा 2। तो कितने में से 36 में से।
तो 4 दूनी 8 और 4 निमा 36, 2/9 इसका क्या जाएगा उत्तर। उसके बाद में देखो निम्न में से स्थिति औसत नहीं है, स्थिति औसत कौन सा नहीं है इसमें से, ये भी हमसे पूछा गया है। तो देखो जो इसमें होगा वो मेरे ख्याल से तो देखो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि माध्यिक का भी एक औसत ही होता है। ये जो तीनों होते हैं माध्यिक का, बहुलक और समांतर माध्य, ये सभी क्या होते हैं, एक औसत ही होते हैं। औसत निकालने का एक तरीका ही होता है, जैसे माध्य में कोई भी आंकड़े हो गए उनका माध्य या औसत, और माध्यिका में क्या होता है कि आंकड़ों को क्या कर लें, एक क्रम में व्यवस्थित कर लें उसके बाद में, तो सभी औसत ही होते हैं। लेकिन कलाम की तरफ से माना है कि समांतर माध्य है। आप पूछते हो कि मेरे से ये उत्तर मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो कलाम कोचिंग जो अपनी ऑफिशियल आंसर की देती है उसके आधार पर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद में देखो कि यदि एक फॉर्म का औसत वेतन, एक फर्म का औसत वेतन कितना है 400 रुपये और कर्मचारियों की संख्या कितनी है 60 है, तो फर्म का कुल वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखो कर्मचारी कितने 60, औसत वेतन कितना है 400, कुल वेतन कितना आ जाएगा इसमें 6 चौके 24, 24,000 कुल वेतन आ जाएगा, औसत इंटू कुल संख्या। उसके बाद में बहुलक माध्य और माध्यिका के बीच में संबंध बताना है। तो मैंने हमेशा बताया, आपने पीछे वाला वीडियो अगर देखा हो तो, कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुणा मध्य, ये वाला सूत्र होता है। तो बहुलक कितना देर का है जड़, माध्यिका कितनी देर के एम, और माध्य कितना देर का है एक्स, है ना। तो ये वाला जो इसमें फॉर्मूला बनेगा वो सही हो जाएगा। तो जेड बराबर 3m माइनस 2x, और ये भी इसमें सही हो जाएगा ना 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाले में x बराबर, देखो x बराबर 3m माइनस में जेड बटा में 2 देर का है, तो ये 2x बराबर 3m माइनस जेड नहीं हो जाएगा क्या, एक ही तो बात है। तो इस जेड को इधर ले आओ, तो जेड बराबर 3m माइनस 2x आ जाएगा वापस। तो 3 नंबर और 4 नंबर दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। उसके बाद में देखो हमें देर का 139 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट, 139 नंबर कहाँ रह गया। तो देखो हम 139 नंबर क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 139 नंबर देखो हमें दे रखा है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं और उनको क्रम में व्यवस्थित किए गए। तो हमसे पूछा है कि उनका माध्य 65 है। कोई भी आंकड़े दे रखे हैं आपको मैं बता देता हूँ, 26, 29, 42, 53, एक्स प्लस में 2, 70, 75, 82 और 93, ये आंकड़े दे रखे हैं क्रम के हिसाब से, और इनका माध्य हमें बताया है कि कितना है 65 है। तो हमसे पूछा है एक्स का मान कितना होगा। तो किस प्रकार से निकालोगे आप, तो देखो जब भी आपको आंकड़े सम दे रखे हो तो क्या कर दो, देखो 4 इधर से काट दो और 4 इधर से, एक ये चारों के चारों, बीच वाले 2 जो संख्याएं बचे उनमें क्या दे दो 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा माध्य। तो x और x प्लस 2 में क्या दे दो 2 का भाग बराबर कितना 65। ये लो x 2x प्लस में 2, 2x प्लस में 2 बटा में 2 बराबर में 65। तो 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 1 बराबर क्या आ जाएगा 65। तो x बराबर क्या आ जाएगा 64, बताया हुआ है आपको पहले। उसके बाद में हमें आरेख दे रखा है एक, और उस आरेख में पूछा है कि इस आरेख में बताओ 140 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने लड़के हैं। तो देखो 140 सेंटीमीटर से इससे नीचे जो भी विद्यार्थी हैं वो सारे क्या हैं 140 सेंटीमीटर से नीचे, ये 14 है, ये 8 है, फिर ये 6 है, तो जोड़ दो कितने हो जाएंगे 28, ये उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं 141 नंबर क्वेश्चन पे। तो 141 नंबर क्वेश्चन पे हम करते हैं पहला कि परीक्षण में यथार्थता या शुद्धता या सत्यता से क्या तात्पर्य है। तो इसमें क्या तात्पर्य हो जाएगा, वैधता से, क्या हो जाएगा वैधता से तात्पर्य है। एक आलेख जिसमें किसी घटना को मौके पर ही महत्वपूर्ण समझकर निरीक्षित और रिकॉर्ड किया जाए तथा उसके संबंध में गुणात्मक टिप्पणी लिखी जाए, क्या कहलाता है। कोई ऐसा आलेख जिसमें घटना को मौके पर ही महत्वपूर्ण समझ के निरीक्षित कर लिया जाए और रिकॉर्ड किया जाए तो उसको क्या कहेंगे, ये हमसे पूछा है। तो क्या कहा जाएगा इसमें एनेक्डोटल। निदानात्मक संप्राप्ति एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है, जिससे वह उन अशुद्धियों को विकसित होने से पूर्व ही दूर कर देता है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी, 143 नंबर में क्रोनवेक ने दी थी। प्रश्न निर्माण केस में कितने प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न निर्माण केस में उद्देश्य कितने होते हैं 4। उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन कौन सा, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में कि विद्यार्थी को अधिगम कठिनाई में सहजता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। आकलन वह पद्धति है जिसके माध्यम से शिक्षक के उद्देश्य किस हद तक प्राप्त हो रहे हैं तथा उन्हें प्राप्त करने में दृष्टिगत कमियों का निवारण कैसे किया जाए, इन तथ्यों पर प्रकाश डालिए। तो देखो कौन सी पद्धति होती है ये 145 नंबर में, 146 में, तो कौन सी होगी निर्माणात्मक पद्धति में। मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया जो हमें बताती है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों की प्राप्ति की है। तो कौन सी, डांडेकर ने दी थी यह परिभाषा। एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, कौन सा, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। उसके बाद में देखो 2 दशमलव संख्या का गुणन जैसे 0.03 इंटू 0.02 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित शिक्षण अधिगम साधन है। तो कौन सा हो जाएगा डायनिस ब्लॉक। मैजिक लालटेन को शिक्षण सामग्री के किस वर्ग में रखा गया है। तो कौन से वर्ग में, दृश्य साधन है।
वर्ग में रखा है। तो गणित विज्ञान का पूरा पेपर है वो मैंने हल करवा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। धन्यवाद।